हेलो मित्रों, दंड प्रक्रिया संहिता के प्रथम लेक्चर में हम प्रारंभ करते हैं कि विधि क्या है और विधि में क्या शामिल है। व्हाट इज लॉ एंड लॉ इंक्लूड्स व्हाट्स। इस प्रश्न को जब हम सीधी तरीका से समझने का कोशिश करते हैं तो लॉ का अर्थ निकल के आता है बॉडी ऑफ रूल्स या बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स। विधि नियमों का निकाय है या सिद्धांतों का समूह है। जो स्टूडेंट्स के दृष्टिकोण में इसको देखा जाए तो सामान्य के अनुसार लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। यह विधि की परिभाषा हुई कि विधि क्या है। लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। संविधान के आलोक में यदि देखें तो संविधान के अनुच्छेद 13 क्लॉज 3 में यह दिया हुआ है कि लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेज। विधि अपने आप में अध्यादेश, आदेश, उपनियम, नियम, अधिसूचना, रूढ़ि, प्रथा, विनियमन, इन चीज़ों को शामिल करती है। बात आगे बढ़ते हुए विधि के क्या स्रोत हैं और विधि कितने प्रकार की होती है। विधि को कई दृष्टिकोण से बांटा गया है, जिसमें एक है मौलिक विधि और प्रक्रियात्मक विधि। मौलिक विधि क्या है? मौलिक विधि वह है जो अधिकारों एवं कर्तव्यों को परिभाषित करती है अथवा विवेचना करती है। प्रक्रिया विधि वह है जो मौलिक विधि को प्रवृत्त करने के लिए कार्यवाही का निर्धारण करती है। सामंड के अनुसार प्रक्रिया विधि विधि की वह शाखा है जो विवाद के क्रम को प्रशासित करती है अथवा नियंत्रित करती है। प्रक्रिया विधि वास्तव में कार्यवाही की विधि को कहते हैं। इस तरह से सामंड महोदय ने प्रक्रिया विधि को समझाने का प्रयास किया है कि प्रक्रिया विधि विधि की वह शाखा है जो विवाद के क्रम को प्रशासित करती है। कैसे वो उसका चलाया जाएगा, कैसे उसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा और कैसे कंट्रोल की जाएगी, उसके बारे में बताते हैं। और प्रक्रिया विधि वास्तव में कार्यवाही की विधि को कहते हैं। कार्यवाही शब्द को यहाँ व्यापक अर्थों में प्रयुक्त किया गया है, जिसके अंतर्गत सिविल एवं आपराधिक समस्त कार्यवाहियाँ आ जाती हैं। अब यदि हम मौलिक विधि के उदाहरण के तौर पर बात करें तो भारतीय दंड संहिता, संपत्ति नियंत्रण अधिनियम, ये दो उदाहरण आपके मौलिक विधि के हैं। और अन्य इस तरह की जो विधियां हैं जिसमें अधिकार और कर्तव्यों को उपबंधित किया गया है, वे सब मौलिक विधि के अंतर्गत आएंगे। यदि प्रक्रिया विधि के उदाहरण की बात करें तो दंड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं अन्य कुछ विधियां हैं जो कि प्रक्रिया विधि के अंतर्गत आती हैं। मित्रों, अब सवाल ये है कि हमारा संविधान और दंड प्रक्रिया संहिता में क्या संबंध है। तो आप जानते हैं कि संविधान के 7वीं अनुसूची की 3री अनुसूची समवर्ती सूची जो है कि है, उसके द्वितीय क्रम पर दंड प्रक्रिया संहिता का वर्णन है। वहाँ जो बात लिखी हुई है कि दंड प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ऐसे विषय हैं जो इस संविधान के प्रारंभ पर दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया संहिता को शामिल किया गया है और आपको पता है कि जो विषय समवर्ती सूची में है उस पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। अब ये प्रक्रिया जो शब्द है संविधान में और भी कई जगहों पे उल्लेख है, जैसे कि आप अनुच्छेद 21 को याद करें
लिखा हुआ है वहाँ की नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। वहाँ प्रोसीजर शब्द यूज किया गया है, प्रक्रिया शब्द को प्रयोग किया गया है। उस प्रक्रिया को कैसे चलाई जाएगी, क्रिमिनल जस्टिस को प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कैसी प्रक्रिया होगी, ये सारी चीज़ों को हमारा दंड प्रक्रिया संहिता उपबंधित करता है। इस व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए हमारा सर्वोच्च न्यायालय ने भी दंड के सिद्धांतों के संबंध में और जब एक आपराधिक प्रक्रिया को पूर्ण कर ली जाती है, कार्यवाही को पूर्ण कर ली जाती है, तो उस समय क्या और कैसे दंड दिया जाना चाहिए, इस समय दो वादों में इसको अच्छे ढंग से बताया गया है। प्रथम वाद है मंसावाली वर्सेस इरसान AIR 2003 के मामले में उच्चतम न्यायालय को यह कहना पड़ा कि ऐसा कोई भी आदेश पारित करते समय व्यक्ति के अधिकार एवं समाज के हित, राइट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पुनः मैं दोहराता हूँ, मंसावाली वर्सेस इरसान AIR 2003 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि ऐसा कोई भी आदेश पारित करते समय व्यक्ति के अधिकार एवं समाज के हित, राइट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी को ध्यान में रखा जाना चाहिए। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस किशन AIR 2005 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि दंड का उद्देश्य समाज की सुरक्षा करना तथा अपराधों का निवारण होना चाहिए। मामूली आधारों पर दंड में कमी किया जाना न्यायोचित नहीं है। ऑब्जेक्ट ऑफ अवॉइडिंग सेंटेंस इज नॉट प्रोटेक्ट सोसाइटी and deter criminals, taking liberal attitude by imposing mere sentence or taking too sympathetic view merely on account of lapse of his time is not proper। तो इसका अर्थ ये हुआ कि दंड का उद्देश्य समाज की सुरक्षा करना तथा अपराधों का निवारण होना चाहिए। मामूली आधारों पर दंड में कमी किया जाना न्यायोचित नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट यह कहना चाह रहा है कि उचित दंड दिया जाना चाहिए। इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो ये दो विनिश्चय किए गए, इसके उपरांत दंड शास्त्र, पिनोलॉजी एवं दंड प्रक्रिया संहिता का महत्व एवं दायित्व बढ़ जाता है। मित्रों, हमारा जो ये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें मुख्य बात यह है कि यह संहिता हमारा डेवलप कैसे हुआ, कैसे इसका विकास हुआ, कैसे यहाँ तक पहुँचा, और यह संहिता क्या यह अपने आप में परिपूर्ण है, एग्जॉस्टिव है, क्या यह रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है कि प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है। तो दंड प्रक्रिया संहिता के विकास की यदि हम चर्चा करते हैं तो भारत में प्रथम बार 1898 में व्यवस्थित रूप से दंड प्रक्रिया संहिता का निर्माण किया गया। यह जम्मू कश्मीर, नागालैंड एवं असम के जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर समस्त भारत पर लागू थी। इसमें केंद्रीय विधायिका द्वारा सन 1923 एवं 1955 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। फिर
1969 में विधि आयोग ने संपूर्ण दंड प्रक्रिया संहिता की परीक्षा की एवं उसके पुनरीक्षण का एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर उसे सितंबर 1969 में ही प्रस्तुत किया। आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन शासन द्वारा सतर्कता से विचार किया गया और दिनांक 12 सितंबर 1973 को लोकसभा ने इसे दंड प्रक्रिया संहिता में 125 संशोधनों के साथ पारित किया तथा राज्यसभा ने 18 सितंबर 1973 को अपनी स्वीकृति प्रदान की तथा अंततः 25 जनवरी 1974 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होकर इसने नई संहिता का रूप धारण किया। तो मित्रों, इसमें 3 तिथियां आपको मुख्य रूप से याद करनी है। एक तो 12 सितंबर 1973 को यह लोकसभा में पारित हो गया यह संहिता। 18 सितंबर 1973 को यह जो है राज्यसभा में पारित हो गया तथा 25 जनवरी 1974 को राष्ट्रपति द्वारा इसकी मंजूरी मिल गई और अंततः 1 अप्रैल 1974 को संपूर्ण भारत में, उस समय जम्मू कश्मीर, नागालैंड और असम के जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर भारत में लागू हो गई। मित्रों, दंड प्रक्रिया संहिता के महत्वपूर्ण संशोधन एवं अद्यतन संशोधन कब हुए इसके संबंध में भी हम जान लें। इसमें अब तक 10 बार संशोधन हो चुके हैं। 1978, 1980, 1983, 1988, 1993, 2005, 2006, 2008, 2013 तथा अब तक जो है कि अंतिम बार 2018 में संशोधन किए गए हैं। इस तरह से अब तक 10 बार संशोधन हो चुके हैं और विस्तृत और अधिक धाराओं में संशोधन वर्ष 2013 में दिल्ली निर्भया कांड के बाद इसमें किया गया था। मित्रों, अब ये हमारा जो नई संहिता दंड प्रक्रिया संहिता है, जो कि पुरानी संहिता 1898 के स्थान पर आई हुई है। तो इस नई संहिता का उद्देश्य क्या है? नई संहिता का मुख्य उद्देश्य न्यायिक कार्यवाहियों में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना, विलंब को टालना एवं प्रक्रिया को सरल बनाना है। तो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत क्या होते हैं, इसको आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति स्वयं अपने मामलों में जज नहीं हो सकता है और दूसरे पक्ष की भी बात सुना जाना चाहिए। ऑडी ऑटम पार्टम, नो वन कैन बी जज इन हिज ऑन मैटर। विलंब को टालने से अभिप्राय क्या है कि अन्वेषण हो या विचारण हो, कार्यवाहियाँ शीघ्र पूर्ण की जानी चाहिए। और प्रक्रिया को सरल बनाने से क्या अभिप्राय है कि समाज का निर्धन वर्ग भी न्याय प्राप्त करने के लिए आश्वस्त हो सके। मित्रों, ये रहा कि नई संहिता का उद्देश्य। अब हमारी ये जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एक नई संहिता के रूप में आई, इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। नई संहिता को पुरानी संहिता की अपेक्षा कुछ संक्षिप्त बनाया गया है। पुरानी संहिता में जहां कुल 565 धाराएं थे, उसके स्थान पे इस नई संहिता में केवल 484 धाराओं को ही स्थान दिया गया है। इस नई संहिता की कुछ विशेषताएं हैं जिसको संक्षेप में आपके सामने रखा जा रहा है। पहली विशेषता यह है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका के कार्यों से पृथक करना। इसका अर्थ यह हुआ कि मजिस्ट्रेट के कार्यों को न्यायिक एवं कार्यपालिकीय मजिस्ट्रेट के बीच विभाजित कर दिया गया। आरोप पत्र ससमय प्रस्तुत किए जाने के लिए अवधि निर्धारित की गई। कारावास में व्यतीत जो अवधि था और
दंड का आदेश किया गया जो अवधि था उसमें से उसको घटाए जाने का उपबंध किया गया। जमानतीय मामलों में अभियुक्त को जमानत लेने के अधिकार से अवगत कराना का उपबंध किया गया। पेटी जो केसेस थे उसमें डाक द्वारा अभियोजन पक्ष को डाक द्वारा अभियुक्त अपना पक्ष रख सकता है, इसके उपबंध किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 में यह उपबंध किया गया कि जो सूचक है उसको प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति निःशुल्क और तत्काल दी जाएगी, और यदि थाने का भारसाधक अधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट लेने से यदि इनकार करता है तो एसपी को, पुलिस अधीक्षक को डाक द्वारा इसकी सूचना भेजी जा सकेगी। इसमें ट्रांजिट बेल का उपबंध किया गया। साक्ष्य देने के लिए जो व्यय होगा उसको दिए जाने का उपबंध किया गया। कुछ कानूनी सहायता दिए जाने का उपबंध किया गया। रिमांड की अवधि को दंड की अवधि में से घटाने की बात की गई। कार्यपालिकीय मजिस्ट्रेटों को अब धारा 107, 133, 144, 145 एवं 151 के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग किए जाने का अधिकार दिया गया। सेशन मामलों में आरंभिक जांच को अब त्याग दिया गया। जूरी द्वारा विचारण को अब समाप्त कर दिया गया। 2 वर्ष तक दंड के मामले, समन मामले एवं उनका संक्षिप्त विचारण का उपबंध किया गया। अंतरिम आदेशों के विरुद्ध अब पुनरीक्षण के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता, इसका उपबंध किया गया। दंड के प्रश्न पर आपत्ति को सुनना, अर्थात अभियुक्त की आपत्ति को सुना जाना चाहिए। यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत ही इसको माना गया। आयोग गठन होने पर अभियुक्त के व्यय को अभियोजन द्वारा दिए जाने का निर्देश दिया जा सकता है, ऐसा उपबंध किया गया। तो मित्रों, यह दंड प्रक्रिया संहिता कैसे कैसे अपने वर्तमान स्वरूप को धारण की हुई है, इसके बारे में हम लोग इस व्याख्यान में सुने। अब सीधे जो है इसके रूपरेखा पे हम चलते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो कि 1 अप्रैल 1974 को लागू हुई है। इसके अंतर्गत कुल 37 चैप्टर्स हैं, 37 अध्याय हैं। 37 डिग्री ही मनुष्य के बॉडी का टेम्परेचर होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 ही इसमें चैप्टर हैं और कुल 484 धाराएं हैं। 4, 8, 4, आगे पीछे 4 है, बीच में 8 है, याद आप रख सकते हैं। और इसमें 2 अनुसूचियां दी गई हैं, प्रथम अनुसूची और द्वितीय अनुसूची। मित्रों, हमारा ये 37 जो चैप्टर है, इस चैप्टर से एक न एक सवाल परीक्षा में पूछे ही जाते हैं कि ये उपबंध किस अध्याय में दिए गए हैं। 1 नंबर या 2 नंबर के ये सवाल रहते हैं। तो अध्याय फर्स्ट है प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक, जो कि धारा 1 से 5 तक है। अध्याय 2 है दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस, जो कि धारा 6 से लेकर 25 क तक है। अध्याय 3 है न्यायालयों की शक्ति, पावर ऑफ कोर्ट्स, धारा 26 से लेकर 35 तक है। अध्याय 4 है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां एवं मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता, पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस एड टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस, धारा 36 से लेकर 40 तक। अध्याय 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी, अरेस्ट ऑफ पर्सन्स, धारा 41 से लेकर
60 के क तक। अध्याय 6 हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं। प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस धारा 61 से लेकर 90 तक। धारा 7 चीज़ों को पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं। प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स धारा 91 से लेकर 105 तक। अध्याय 7 का क कुछ मामलों में सहायता देने के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की और समापन के लिए प्रक्रिया धारा 105 ए से लेकर 105 एल तक। अध्याय 8 परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर द गुड बिहेवियर धारा 106 से लेकर 124 तक। अध्याय 9 पत्नी संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स धारा 125 से लेकर 128 तक। अध्याय 10 लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी धारा 129 से लेकर 148 तक। पुलिस का निवारक कार्य प्रिवेंशन एक्शन ऑफ द पुलिस 149 से 153। अध्याय 12 पुलिस को इतला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियाँ इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट धारा 154 से लेकर 176 तक। अध्याय 13 जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल 177 से लेकर 189 तक। कार्यवाहियाँ शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें अध्याय 14 कंडीशन रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग 190 से 199। मजिस्ट्रेटों से परिवाद कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट 200 से 203। मजिस्ट्रेटों के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट 204 से लेकर 210 तक। अध्याय 17 आरोप द चार्ज 211 से लेकर 224। अध्याय 18 सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन। अध्याय 19 मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाई मजिस्ट्रेट 238 से 250। मजिस्ट्रेटों द्वारा समन मामलों का विचारण। अध्याय 20 ट्रायल ऑफ समन केसेस बाई मजिस्ट्रेट 251 से 259। संक्षिप्त विचारण। अध्याय 21 समरी ट्रायल 260 से 265। अध्याय 21 का क अविवाद सौदेबाजी प्ली बार्गेनिंग 265 ए से लेकर 265 एल। अध्याय 22 कारागारों में प्ररुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी अटेंडेंस ऑफ पर्सन्स कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन्स 266 से लेकर 271। जांचों और विचारणों में साक्ष्य एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल 272 से लेकर 299। अध्याय 24 जांचों और विचारणों के बारे में साधारण उपबंध जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल 300 से लेकर 327। अध्याय 25 विकृत चित्त अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध प्रोविजन एज टू एक्यूज्ड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड 328 से लेकर 339। अध्याय 26 न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध प्रोविजंस एज टू ऑफेंसेस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस 340 से लेकर 352। निर्णय। अध्याय 27 द जजमेंट 353 से लेकर 365। मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंसेस फॉर कन्फर्मेशन 366 से लेकर 371। अपील। अध्याय 29 अपील 372 से लेकर 394। निर्देश और पुनरीक्षण। अध्याय 30 रेफरेंस एंड रिवीजन 395 से लेकर 405। अध्याय 31 आपराधिक मामलों का अंतरण ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस 406 से लेकर 412। दंडादेशों का निष्पादन निलंबन परिहार और लघुकरण
अध्याय 32 एक्सक्यूशन, सस्पेंशन, रिमिशन एंड कंप्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस 413 से लेकर 435। जमानत और बंद पत्रों के बारे में उपबंध अध्याय 33 प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड्स 436 से लेकर 450। संपत्ति का बेयन, डिस्पोजल और प्रॉपर्टी चैप्टर 34 धारा 451 से लेकर 459। अध्याय 35 अनियमित कार्यवाहियाँ, इरेगुलर प्रोसीडिंग धारा 460 से लेकर 466। अध्याय 36 कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा, लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस 467 से 473। और अंतिम अध्याय है अध्याय 37 प्रकीर्ण मिसलेनियस धारा 474 से लेकर 484। तो मित्रों इस तरह से 37 चैप्टर्स दिए गए हैं और 37 डिग्री ही बॉडी का टेम्परेचर होता है। ये चैप्टर भले ही आपको देखने या सुनने में बड़े या अधिक लगते हों, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसका याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स एवं फॉर्मूले बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से यह आसानी से याद हो जाता है तथा एग्जामिनेशन के प्रश्न गलत नहीं होते हैं। तो ये चैप्टर्स याद करने का क्या ट्रिक है, इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता का लेक्चर 2 अवश्य सुनें।